हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन बचे हैं। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही हो। एंड आज हम करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग के कुछ पार्ट्स एंड कुछ ऑथर्स। आज आर के नारायण आज हम नहीं करेंगे। आर के नारायण को मैं एक अलग वीडियो में आपको कराऊंगी। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मुल्क राज आनंद से। बेसिकली हम आज 5 ऑथर्स को कवर करेंगे, जिनमें से मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, निज़म इज़िकी, के एन दरूवाला एंड रस्किन बॉन्ड है। मुल्क राज आनंद से स्टार्ट करते हैं। मुल्क राज आनंद और खुशवंत सिंह क्या करते थे? सोसाइटल इनिक्विटीज़ के बारे में लिखते थे एंड हिस्टोरिकल ट्रॉमास लाइक पार्टीशन के बारे में। उनके वर्क्स में आप ये मेजरली ये सब चीज़ें देख पाएंगे। निज़म इज़िकी एंड केकी एन दरूवाला ब्रॉड स्ट्रक्चरल प्रेसिजन एंड ग्रिटी रियलिज्म टू इंडियन वर्ड्स। ये बहुत ना शार्प टोन में लिखते हैं। आप बहुत देखेंगे एकदम क्रिस्प लिखते हैं और एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखते हैं। भले वो इतना भी हार्श हो, फिर भी वो वैसे ही सोसाइटी के एक हार्श फेस को बहुत अच्छे से अपने पोइट्री वर्क्स और उसमें दिखाते हैं। लास्ट है रोमांटिक ऑब्जर्वर, जो कि हमारे रस्किन बॉन्ड है। वो बहुत अच्छे से नेचर को दिखाते हैं, नॉस्टैल्जिया और सिंप्लिसिटी ऑफ हिमालयन लाइफ और हिल्स के लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्क्स में। मुल्कराज आनंद Mulkraj Anand was born to a coppersmith family in 1905 and he died at the age of 98 in 2004. And he is he is usually known as the voice of the oppressed. वो बहुत मिडिल क्लास और बहुत मिडिल क्लास लोगों के बारे में लिखते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में जो कि प्रिवेलेंट थी इंडिया में उस टाइम पे। उस सब चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं अपने वर्क में, पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्क में। एंड ही इज ऑल्सो, दिस इज वाई ही इज नोन एज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेस्ड। इनका जन्म पेशावर मुल्क में हुआ था, इन पंजाब। उन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की है अमृतसर कॉलेज से एंड उसके बाद वो लंदन चले गए थे, मूव कर गए थे पढ़ने के लिए। और इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इनकी आंट, जो कि एक एक्स कम्युनिकेशन में एक मुस्लिम वुमेन के साथ बैठी थी, उससे इन्फ्लुएंस हुई थी। ही वॉज फाउंड वन ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स, member of the Progressive Writers Association and spent his life advocating for the marginalized through his literary protest. कोर फिलोसफी सोशल रियलिज्म के बारे में ये बोलते हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर वो बहुत अच्छे से अपने हर वर्क्स में दिखाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ह्यूमनिज्म, ही बिलीव द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द पोटेंशियल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लिटरेचर। वो बिलीव करते थे हर एक इंसान की एक सेल्फ स्टीम और इंडिविजुअल आइडेंटिटी और डिग्निटी है। वो आप देखेंगे अभी जो वो स्वीपर्स और मीनियल स्कैवेंजिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क वालों के लिए लिखते हैं करके उस टाइम के। तो अभी देखेंगे हम बाखा के कैरेक्टर में, उसे पढ़ेंगे अनटचेबल में। एंड idiomatic English, he famously translated Punjabi and Hindustani idioms directly into English to retain local favor. और इन्हें मिले थे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा भूषण इन द ईयर 1968 एंड साहित्य अकेडमी इन द ईयर 1971. He was deeply influenced by Gandhian philosophy, Marxism and social realism. His works remain essential for understanding colonial India, caste issues and labor struggles. He was the first Indian writer to give a voice to the oppressed and downtrodden in English literature. His works mainly depict the life of poor, oppressed, marginalized, exposing the caste system, colonial rule and economic exploitation. तो इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अनटचेबल से, जो कि 1935 में इन्होंने लिखी थी। एंड एक सिंगल डे स्टोरी है एक लाइफ ऑफ अ स्वीपर बॉय जिनका नाम बाखा है। 1936 में इन्होंने कूली लिखा था। 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड लिखा था और 1939 में विलेज लिखा था, जो एक ट्रायलॉजी है। उसमें तीन उनके पार्ट्स हैं करके, जो आगे और आने वाले हैं। अनटचेबल है 1935 में लिखा है उन्होंने। ये जो नॉवल है, ये प्रीफेस जो इनकी है वो मिलती है आपको E.M. फॉस्टर द्वारा लिखी गई। It focuses on the psychological and social trauma of Bakha. The narrative structure adheres to a single day, highlighting how a momentary touch can trigger societal upheaval in a rigid caste system society. तो अभी हम स्टोरीज के करने वाले हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं आपके, जैसे कि बाखा।
अब 1933 की टाइम की स्टोरी है। इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट नई फोर्स ले रही थी। 18 ईयर ओल्ड बाखा जो है वो अपना दिन कैसे उसका एक दिन गुजर रहा है करके, और कैसे उसके दिन में एक कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो पोर्ट्रे करते हैं कि कास्ट सिस्टम कितनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है करके। और यहाँ पे ये जो ट्रिगर कर रहे हैं सोसाइटल कि हाउ अ टच कैन ट्रिगर सोसाइटल अपहील इन अ रिजिड कास्ट सोसाइटी। 18 इयर्स ओल्ड बाखा जो है वो अपने फादर की तरह नहीं है, लाखा की तरह नहीं है। उसका जो ब्रदर राखा है एंड सिस्टर सोहिनी जो है वो और कैरेक्टर्स है। सोहिनी के बारे में भी हम अभी देखने वाले हैं कि वुमेन की क्या कंडीशनल होती थी उस समय उस सोसाइटी में, जो कि एकदम डाउन ट्रॉडन लोअर कास्ट से होते थे। बाखा है, स्वीपर है। उसके फादर उसको बोलते कि आप जल्दी उठो एंड जाके गो एंड क्लीन द स्ट्रीट्स, और वो टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए बोलते थे बिकॉज बाखाज वर्क फोर्सेस हिम। तो वो ये सब चीज़ें करता है, बट समहाउ ही डजंट, वो क्या है ना कि अपने आप को फिर भी इंग्लिश टॉमीज बोलते हैं इस प्ले में, इंग्लिशमैन को, और वो उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके फादर से वो फर्स्ट उसका दिन स्टार्ट होता है जब उसके फादर उसे डांटते हैं करके कि जाओ तुम्हें लैट्रिन साफ करने हैं बुलंदशाह के वहाँ पे एंड हवलदार चरत सिंह के वहाँ पे, जो कि एक लोकल हॉकी प्लेयर हैं। चरत सिंह वॉज अ गुड मैन। अब बाद में क्या होता है जब वो साफ करके आ रहा होता है, उसी बीच में ये होता है कि ही समहाउ मिस्टेकनली टचेस अ ब्राह्मण मैन, जो कि उसे बहुत बुरा भला सुनाता है, उसे थप्पड़ मार देता है जस्ट बिकॉज ही टच्ड हिम। ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाले जो दो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इस अंदर ही अंदर प्ले में बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब यहाँ पे एक आयरॉनिक सिचुएशन ये होती है कि जो सोहिनी है वो बहन, उसके क्या क्या काम रहते हैं। उसके काम रहते हैं कि वो जाए पानी लेकर आए वेल से, बट वेल शहर के बाहर होने के बाद भी दे आर नॉट अलाउड टू पिक इट अप देमसेल्व्स, टू पिक द एंड फेच द वाटर्स देमसेल्फ। तो सोहिनी एक वहाँ पे एक पंडित कालीनाथ रहते हैं ब्राह्मण, वो क्या करते हैं ना, ऐसे चैरिटी दिखाते हैं कि मैं इन गरीबों का कुछ भला कर दूं, मैं इन लो कास्ट वालों का कुछ भला कर दूं, मैं पानी दे दूं। समहाउ वो क्या करता है ना, सोहिनी को पानी पहले देता है, लेकिन एक वॉशर मेड है वो पीछे रहती है। वो तब इनमें ये उसमें वो बोलती कि है ना तुम्हें बाद में पानी लेना चाहिए। तो इसमें से ये दिखता है कि इवन लो कास्ट में भी ना एक हायरार्की सिस्टम वर्क करती है। मतलब वॉशरमैन पहले आते हैं स्वीपर्स से, तो स्वीपर्स के पहले वॉशरमैन को पानी लेने देना चाहिए। तो इसमें भी ये दिखाया जाता है कि इवन इन द आउटकास्ट एंड इवन इन द लोअर कास्ट की एक अलग ही अपनी हायरार्की चलती है। पंडित कालीनाथ फिर भी क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं और उसे पानी पहले दे देते हैं। हाउएवर इस फेवर के कारण उनके मन में एक कनिंग सी बात छुपी रहती है। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम साफ सुथरी मंदिर में आ जाना। अब जो सोहिनी है उसे मंदिर में जाने का मौका मिलता है। शी थिंक्स ओके ही इज अ गुड मैन, बट लेटर ऑन वो जब मंदिर जाती है और बाखा वहां से क्रॉस कर रहा होता है, वो चिल्ला चिल्ली का आवाज सुनता है एंड देखता है कि उसकी सिस्टर ही रहती है। एंड नाउ हर सिस्टर इज अक्यूजिंग हिम, और पंडित जो है वो झूठ बोल रहा है कि ये मंदिर आके मलिन कर दिया, इसने मलाइन कर दिया मंदिर को। बट द बैक स्टोरी इज कि शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर सिस्टर, कॉलिंग हर इन द टेम्पल, उसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा था। बट व्हेन सोहिनी डिक्लाइन द ऑफर, तो वो बोलने लगा, चिल्ला, सोहिनी स्टार्टेड शाउटिंग, तो वो बोलने लगा कि मतलब सोहिनी ही गलत है करके। अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट वाला थिंग लेकर आ गए। और फिर बाद में क्या होता है कि वो देखते हैं कि बुला शाह जो है वो चरत सिंह जो है वो आराम से, सॉरी, हविलदार चरत सिंह जो है वो हॉकी खेल रहा है एंड ही ऑल्सो वांट्स टू हैव दैट वन थिंग। लेटर वो इवनिंग में खाना खोज रहा होता है। वो घूम रहा है इतना काम करने के बाद कि कोई शायद उसको 2 रोटी दे दे, बासी रोटी दे दे, या ऐसे ही कुछ फेंका हुआ मील दे दे, वो खा ले। अब वो एक जगह जाता है जहाँ उसे खाना मिलता है, तो वहाँ पे भी वो बैठा रहता है उसके चौखट या आंगन पे। तो वहाँ पे वो लेडी भी उसको कर्ज करती है कि तुमने मेरा घर पल्यूट कर दिया, और 2 रोटी उसे फेंक के मार देती है करके। तो समहाउ उसे ये चीज़ खराब लगता है। ये यही दिखा रहा है कि इवन दो दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, क्लीनिंग द सोसाइटी, वो खुद एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि वो खुद बहुत डर्टी जगह में रहते हैं, उन्हें खाना डिनाई किया जाता है। वो क्लीन करते हैं बट उन्हें ही पोल्यूशन बोला जाता है, जबकि पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द अपर क्लास। वो खुद अपना
क्लीन कुछ नहीं कर पाते हैं एंड दे आस्क देम फॉर हेल्प। तो दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल सिचुएशन यहाँ पे। एंड इसमें क्या दिखाया जाता है, बाखा जो है एक यंग लड़का है एंड ही इज़ रिवोल्टिंग अगेंस्ट फॉर हिज राइट्स, और उसका जो फादर लाखा है एट द एंड ऑफ द प्ले उसे बोलते हैं कि तुम्हें मतलब ये बड़े लोगों के अंडर में ही रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टेंस छोड़ के कोई उपाय नहीं है, बट लाखा बाखा जो है हमारे यहाँ पे वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बाद में क्या होता है कि वो हॉकी स्टिक, उसके पहले वो हॉकी स्टिक भी है वो भी लेके खेल रहे होते हैं, और जो यहाँ पे कर्नल हचिंगसन है वो देखते हैं, उसे ख़राब भी लगता है। वो ऐसे ये भी बोलते हैं कि मतलब उसे क्रिश्चियनिटी में चेंज लेना चाहिए बिकॉज ऑल पीपल आर सेम इन द आइज ऑफ क्राइस्ट। यहाँ कोई वो नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है। तो RN बशीर और इकबाल नथरे क्रिटिकल ऑफ गांधी जी जो हैं वो पता चलता है लास्ट में कि गांधी जी आने वाले हैं, और बाखा जो है पुश करते हुए उस भीड़ में से जाके चीज़ देखते हैं, और वो बोलते हैं कि अब फ्लश सिस्टम वाले टॉयलेट्स आ जाएंगे करके, तो इनकी काम कम हो जाएगा एंड दे डोंट हैव टू, एंड नो पीपल विल देन जज हिम फॉर क्लीनिंग एंड डूइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, और उसके लिए कोई डाउन लुक नहीं, उनको लुक डाउन नहीं करेंगे। दैट्स हाउ अ स्टोरी ऑफ अनटचेबल एंड्स। और इनके अदर वर्क्स जो हैं वो कूली है। यहाँ पे एक यंग मुनू बोल के एक लड़का रहता है करके, जो कि ऑर्फन रहता है अपने अंकल के पास। वो 14 ईयर्स ऑफ एज तक बहुत इंजॉय करता है, बट द थिंग इज़ उसके बाद उसके अंकल को लगता है कि नहीं अब इसे मतलब काम के लिए भेजना चाहिए, तो वो उसे श्यामनगर जाके एक घर पे बैंक क्लर्क के पास छोड़ देता है, जिसकी वाइफ तो बहुत वाइफ अच्छी नहीं रहती है, हस्बैंड अच्छे रहते हैं, उसे बहुत मारते पीटते सब कुछ करते। एक दिन क्या होता है कि वो मंकी बन के खेलते रहता है उसकी डॉटर के साथ, और गलती से ना वो बाइट कर लेता है उसकी डॉटर को। अब इस लोग मार पीट के उसे बहुत मारते पीटते हैं, वो वहाँ से भाग जाता है, वो वहाँ से ट्रेन में भाग जाता है और एक सिटी में पहुँच जाता है नियर बाय मुंबई के आसपास, आई थिंक एग्जैक्टली दौलतपुर के आसपास भागता है, बहुत बड़ा सिटी रहता है। एंड ओवर देयर ही फेसेस कि कहाँ जाऊँ, होमलेसनेस फील करता है। एक चटनी फैक्ट्री में काम करता है, जो कि उसके जो ओनर रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और उसे काम दे देते हैं करके, लेकिन फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण वो काम भी बंद हो जाता है। लेटर स्ट्रीट्स में बहुत झमेला होता है, लेबर यूनियन और ये सब के बीच में वो अलग हो जाता है, लेबर लीडर के जो हेड रहते हैं इन द सिटी। एंड वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है एक लेडी के, तो वो उसे ले जाती है अपने साथ काम करने के लिए वहाँ पे, और वहाँ पे वो रहता है पहाड़ों में, आराम से घूमते भी रहता है शिमला में और रिक्शा पुलर की तरह। बट उसे कुछ साइंस हो जाता है टीबी के, और एट द एज ऑफ 15 ही डाइज। टू लीव्स इन अ बड भी एक स्टोरी है टी प्लांटेशन ऑफ आसाम की। इस पे एक फिल्म भी बनी थी करके, राही बोल के इन हिंदी, एंड इंग्लिश में वेफेयर बोल के। गंगू जो है वो एक मिडिल एजेड पीजेंट है जो कि होशियारपुर में रहता है अपनी वाइफ सजनी, डॉटर लीला और सन बुद्धू के साथ। तो वो लैंड लूज कर जाता है एंड वो आसाम जाता है प्लांटेशन जॉब लेने के लिए, तो पे इनफ नहीं होता है, फैमिली मर्चेंट्स और लोन्स बहुत हाई रहते हैं। गंगू और उसके जो फैमिली रहते हैं वो फोर्स करते हैं कि बहुत घटिया कंडीशन में रहे, तो ट्रीटमेंट जो वो अच्छा नहीं रहते हैं करके, जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोलेरा फार्म्स में हो जाएगा, बट स्टिल उनको काम करना ही होता, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब रेगी हंट जो यहाँ पे है वो क्या करता है, इसके बाद सजनी जो है वो सजनी मांगने जाता है कि मतलब पैसे मिल जाए करके, बट नहीं मिलते हैं उसे, और उसे ये पता है कि ये लोग मर जाएंगे करके। और रेगी हंट जो है ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो लैला उसकी जो डॉटर है उसकी वाइफ दोनों का ही रेप करते हैं करके, वो उसे स्टॉप करना चाहता है बट उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है। एंड जो ऑफिसर है उसे अरेस्ट तो कर लिया जाता है बट ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी बिकॉज वाइट्स ही जज बन के बैठते थे। तो ये बहुत एक सैड स्टोरी दिखाया गया है एंड रियलिटी दिखाया गया है। और विलेज हाँ जो है वो 3 ट्रायलॉजी में है, उसके 2 पार्ट्स और है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल है। ये लाल सिंह ट्रायलॉजी भी है यहाँ पे, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं इधर राइटिंग स्टाइल इनके डिस्कस कर ले रही हूँ। हिज राइटिंग स्टाइल्स ऑफन कैरीड अ क्लियर मॉरल एंड सोशल मैसेज फॉर द रीडर्स। वो फोकस करते थे कि प्रोटैगनिस्ट हैं एंड उसे डीपली रिलेटेबल दिखाते थे, और उस टाइम के स्टोरी को उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया और दिखाया है। He broke the formal barriers of British English to capture the authentic Indian voice। जैसे कि मैंने बोला था कि पंजाबी एंड उर्दू के फ्रेजेस को उन्होंने डायरेक्टली अपने वर्क में लिख लिया है कर। In every work as a critic for existing social structures of British colonialism policies।
मुल्कराज आनंद की फेमस कोटेशन है, उन्होंने बोला था, आई राइट बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, लिटरेचर शुड बी यूज टू सर्व द कॉमन मैन। हाँ, ये और एक चीज़ है, जैसे कि आपने पूछा है उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, तो आपको ये भी लिखना है कि वो कॉमन मैन के बारे में लिखते थे। के.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला और के.एन. दारूवाला, बट उनका फुल नेम है के.की. नसीरवंजी दारूवाला, was born in 24th January 1937. He was an Indian poet and a short story writer in English. He was a former IPS officer. He was awarded Sahitya Academy Award in 1984 for his poetry collection, The Keeper of the Dead, which is a very good poem. We will be reading it in detail right now. And he was also awarded the Padma Shri Award, the 4th Civilian Award in India in 2014. He was also awarded the Sahitya Academy Award for winning collection of his poems. The Keeper of Death is marked by its very thematic descriptions. Commonwealth Poetry Prize भी उन्हें मिला था एशियन रीजन में 1987 में. And he was born in a Parsi family. He was born in a Parsi family in Lahore. His father, N.C. Daruwala, was an eminent professor who taught in the Government College, Lahore. Before partition, his family left undivided India in 1945 and moved to Junagadh and then Rampur in India. He pursued his higher education in English literature and law, master's degree in English literature from the Government College, Ludhiana, and he spent a year in Oxford College at Queen's Elizabeth House of Fellow in 1980 to 1981. And then he joined the Indian Police Service, that is IPS, in 1958. His notable works are Under Orion, Apparition in April, Crossing of Rivers, and The Keeper of the Dead. Now his writing styles basically focus on realism. वो ना बार बार रिवर्स को बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, गंगा, बनारस, आप उनके बहुत सारे वर्क्स में देखेंगे, हम आगे भी उसको देखने वाले हैं. नॉर्दर्न डस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, वो एक्सप्लोर करते हैं ग्रिट रियलिटी और लाइफ के एक दूसरे पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं बहुत अच्छे से थ्रू रिवर्स, थ्रू नेचर के कुछ एलिमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं वो. जैसे कि रिवर्स है, बोलते हैं कि जो रिवर है वो कीपर ऑफ द डेथ है, या फिर जो वल्चर्स है वो कीपर ऑफ द डेथ है. जो ऐश है जो हम बहाते हैं गंगा नदी में, हिंदू फिलॉसफी में आफ्टर द क्रिमेशन सेरेमनी इज डन, तो जो एशेस लेते हैं वो हम क्या करते हैं, वो डालते हैं हम नदी में, तो वही चीज़ है जो तो एक्चुअली जो रिवर ही है जो हमारा लाइफ सोर्स है, वो ही एक कीपर है जो लास्ट में सब एशेस जो है इंसान का वो अपने में समाती हैं, तो वो उसे कीपर ऑफ द डेड बोलते हैं यहाँ पे. और हिस्टोरिकल आयरनी, हिज वर्क ऑफन ब्रिजेस द गैप बिटवीन एंशिएंट मिथ्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल डिके. द कीपर ऑफ द डेथ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ के.की.एन. दारूवाला. एंड बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है. इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये दिखाते हैं, जो किंग है वो स्क्राइब को बोलता है, मेजर पिलर जो है ना इन्वॉल्विंग अशोका, ही एक्सप्लेन्स द गिल्ट ऑफ एन एम्परर, जिन्होंने इतना ज़्यादा ब्लड देख लिया था अशोका ने, और वो फिर लास्ट में अपन में ट्रांजिशन आ जाता है, ही बिकम्स अ मॉन्क एंड ही इज़ हॉन्टेड बाय घोस्ट लेटर ऑन. बाय स्पीकिंग टू अ स्क्राइब, जो किंग अटेम्प्ट करते हैं कि वो फ्रीज कर लें हिस्ट्री को स्टोन में. और पारसी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग में जो एक व्हील टाइप की होती है, जैसे कि उसमें मेल आगे हैं, उसमें भी एक हाईलाइट की मेल आगे हैं, वाइफ्स अंदर में है, दखमास बोलते हैं, और उसके बीच में ना वो एक क्या नाम है बच्चे रखे जाते हैं. तो वो एक रिचुअल है जहाँ की स्कैवेंजर्स जो हैं वो खा रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं कि वो कीपर्स ऑफ डेथ है करके. जो भी लास्ट में बचा हुआ इंसान का जो ख़त्म हो जाने के बाद जो रहते हैं, तो वो कौन डीके करवाते हैं, स्कैवेंजर्स, जैसे वल्चर्स और ये सब चीज़ें हुए वो लोग खाते हैं उसे, और उसे एक व्हील जैसे एक बड़े जगह पे रखा जाता है ओपन एयर में, ताकि वो ख़त्म हो जाए. दखमास बोलते हैं. और जो बोन्स है वो ब्लीच हो जाते हैं सन में और वेल में डाल दिए जाते हैं. वल्चर को यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एक प्रीस्ट है जो लाइफ के सस्टेन कर रहा है, लाइफ थ्रू डेथ के थ्रू. जो कीपर है वो स्कैवेंजर्स है जो कि इंश्योर करते हैं जो साइकिल है वो विदाउट पल्यूटिंग द अर्थ डिके भी हो रहे हैं करके. दूसरा उनकी पोयम है अराउंड एपरेशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स. क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स में, सॉरी मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा,
तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स में मैंने गलत बोल दिया था थोड़ा सा कि जो रिवर है वो रिवर को यहाँ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स में बोलते हैं, कि बनारस के घाट्स को दिखा रहे हैं कि कैसे ना हाफ जले हुए बॉडीज है जो कि लकड़ियों के खर्चे नहीं होने के कारण हाफ बॉडी से उसको नदी में पुश कर दिया जा रहा है, या फिर जो छाई बचती है, ये जो एशेस बचते हैं आफ्टर बर्निंग अ पर्सन, उसे डाल दिया जा रहा है। तो एक्चुअली देखा जा रहा है कि जो लाइफ फोर्स है वही नदी में डाल दिया जाता है, उसी में मरे हुए लोगों की ऐश डाल दी जाती हैं। तो वो एक बहुत अजीब सा ग्लूमी सा वर्क ही दिखाया है, लेकिन एक रियलिटी दिखाया है उन्होंने। फिर उनके और भी पोएम्स उन्होंने लिखा है, घाघरा इन स्पेट, वो भी रिवर के बारे में ही लिखते हैं इसमें। विविड इमेजरी यूज करते हैं, टैक्टाइल सेंस ऑफ सराउंडिंग से हीट, डस्ट, ब्लड, ये सब के बारे में बोलते हैं। एंटी रोमांटिसिज्म है, वो व्यू करते हैं नेचर को बट बहुत हार्श एंड इनडिफरेंट की तरह दिखाते हैं। स्केलेटल प्रिसिजन है, वो फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। प्रेफर्स लीन एंड मस्कुलर वोकैबुलरी। मेनी ऑफ हिज पोएम टेल स्टोरीज ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड इवेंचुअल कोलैप्स। Poetry is first and the last of matter of the world. I am a poet of the landscape but also the inner scars. K.N. Daruwala की ये बात है।